नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का घटना चक्र, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेटेड है, 2023 में आया है। और आप जैसे हम पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, पॉलिटी आपका प्रत्येक एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, देखने को मिलते हैं। अभी जैसा कि आप देखेंगे कि आर ओ के फॉर्म भर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। या फिर आप देखेंगे कि अदर एग्ज़ाम जैसे उत्तर प्रदेश का पीसीएस होगा, बिहार पीसीएस होगा, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, उनमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा प्यारे दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर करा चुका हूँ, ये पूर्वावलोकन आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि देखेंगे इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ये आपका उत्तर जो यूपी आपका यूपी पीसीएस या फिर कोई भी पीसीएस के साथ साथ दोस्तों यूपीएससी में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ना केवल फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सब सारे के सारे बताए जाते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा करे तो कम से कम दोस्तों आप शेयर कर दिया करो, ठीक है? इससे जो है ना क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करिए, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम देखते हैं ये भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था। आप देख सकते हैं अभी लेटेस्ट आया है। इसमें मैंने पिछले जो आपका चैप्टर कराया था उसमें भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको कराया था। अभी हम यहाँ पर भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो इससे जुड़े हुए हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आप, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब देखिए, डिपेंड करेगा कि संविधान में अनुसूचियां हैं या थीं, ठीक है, शुरुआत में। तो दोस्तों अभी वर्तमान की बात पूछ रहा है, तो अभी तो संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल रूप से आपसे पूछ दे तो संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, ठीक है ना? तो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। कब कब जोड़ी गई थी इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, एक एक करके। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मूलतः 8 अनुसूची थी, बाद में जोड़ी गई, 9 भी जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो कब कब जोड़ी गई उसके बारे में भी बात करेंगे। भारतीय संविधान में दोस्तों फिर से वही पूछ रहा है पूछ रहा है। 9 हैं, 10 अनुसूची हैं, 12 हैं, 11। तो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ अभी अवेलेबल हैं। देन इसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इस तरफ। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको और बताना है कि भी इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। सही पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। भारतीय संविधान में बोल रहा है कि 20 भाग है, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में 22 भाग हैं। बोल रहा है कि अनुच्छेद 390 है, नहीं दोस्तों, 395 अनुच्छेद अभी वर्तमान में हैं। उसके बाद लिखा हुआ है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, ओनली 3 ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन होगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है ना? केवल 3 सही है, अदरवाइज जो है और क्वेश्चन जितने भी हैं वो गलत है, देख सकते हैं। आगे अभी हम गणना के अनुसार बात करें, वैसे तो 22 भाग हैं, लेकिन अगर हम जैसे मान लीजिए अनुच्छेद आप देखेंगे कि जो भाग 9 है उसका कै भी जोड़ लें तो इस प्रकार से 25 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप संविधान में जो है कितने 395, लेकिन अभी कितने हो रहे हैं, तो आपके 465 से भी ज़्यादा हैं। तो ये सारी बातें लिखा हुआ है, आगे देखेंगे हम। भारतीय संविधान कि निम्न दी गई सूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? तो दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र
संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देख लीजिए यहाँ पर पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप। तो दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नाम, उनका विस्तार दिया हुआ है। दूसरी में क्या है, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं ऑफिसर्स, उनके वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। तीसरी में दोस्तों शपथ का प्रारूप है। चौथी में आप देखिएगा जो राज्यसभा में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है दोस्तों, स्थानों का, उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संघ के एक नए राज्य का सर्जन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से किस एक को संशोधित किया जाना चाहिए। दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र अगर इसमें होगा तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि एक अनुसूची एक में ही क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है, तो जो राज्यसभा है उसमें दोस्तों सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा में, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग जाएंगे, इसके बारे में उल्लेख करता है। ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या ऊपर देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के बारे में क्या उपबंधित है। दोस्तों तीसरी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। ये संघ के मंत्रियों की शपथ का प्रारूप, बिल्कुल इसमें शपथ का प्रारूप तो है, ठीक है। कौन से, संघ के जो मंत्री हैं, सेंट्रल लेवल पर जो मिनिस्टर होते हैं, उनकी शपथ का प्रारूप, कैसे शपथ दिलाई जाएगी, इसका उल्लेख करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति हो गया। देखो तीन आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची जो 3 है उसमें ना तो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ का उल्लेख है, ना ही आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ का उल्लेख है, ना ही गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल। दोस्तों इनका उल्लेख अलग से अनुच्छेदों में मेंशन है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो जितने भी पदाधिकारी हैं सबका जो शपथ कैसे दिलाया जाएगा उसका उल्लेख आपके संविधान की अनुसूची 3 में है, लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर ऑफ स्टेट। दोस्तों इनका जो शपथ का प्रारूप है अलग से आर्टिकल, जैसे मान लीजिए अगर हम राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप की बात करें तो दोस्तों आर्टिकल आपका 60 में दिया हुआ है ना। तो इसी प्रकार आपका उपराष्ट्रपति का, गवर्नर का दिया हुआ है। तो ये आपको स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार अब हम अलग देख लेते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अभी दे रखा है यानी कि तीसरा गलत हो गया। उसके बाद संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, इसका भी ठीक है दोस्तों। इसका मतलब जहाँ पर 3 हो आप उसको काट दीजिए, अगर आपका आंसर आपके सामने होगा। तो दोस्तों 3 देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। 3 पहले में है, काट दीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि आपका सी जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सभी का दे रखा है। मंत्री, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम उच्च न्यायालय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, सबका इसमें दिया हुआ शपथ कैसे दिलाया जाएगा। हाँ जी, प्रश्न नंबर 8 दे रखा है दोस्तों, इसको मैच द फॉलोइंग करना है आपको, तो बताना है आपको साथ में ही। तीसरी अनुसूची में बताइए भाई क्या है। तो दोस्तों अभी पढ़ा हमने, शपथ का प्रारूप है। चतुर्थ में क्या है, तो राज्य विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन। बेसी बात है क्योंकि राज्यसभा में जो आवंटन है उसकी भी बात किया गया है, ठीक है ना। तो एक ही बात हो गया ये। अगला देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो शेष भाग है वो इस तरफ दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे आप 7वीं अनुसूची दोस्तों। तो 7वीं अनुसूची में बताइए क्या है। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों को दी जाने वाली जो शक्तियां हैं, यानी कि इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का उल्लेख है, ठीक है। 8वीं में दोस्तों भाषाएं हैं, और भाषाएं जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो भाषाएं दे रखी हैं वो 22 हैं अभी वर्तमान में।
ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सी का चौथा और आपका डी का तीसरा। तो ये देख सकते हैं आंसर डी होगा इस प्रकार। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे आप एक बार इसको थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। यहाँ पर देख सकते हैं तो तीसरी में शपथ का प्रारूप हो गया, चौथी में राज्य और जो आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका राज्यसभा में आवंटन दोस्तों स्थानों का, सातवीं अनुसूची में जो आपका शक्तियों का बंटवारा, आठवीं में भाषाएं दे रखी हैं। कोई डाउट ही नहीं है। अगला देखेंगे, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया दोस्तों, और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो आप बताइएगा दोस्तों, चौथी अनुसूची हमने अभी पढ़ा था, तो राज्यसभा, ठीक है, ए का तीसरा होना चाहिए। तो बताइए भाई ए का तीसरा तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सी में, ठीक है। नौवीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, आपके भूमि सुधार कानून है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इन 9 का यानी कि डी का दोस्तों क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अब आप देख लीजिए और कौन सा, 8वें में क्या मिल जाएगी, भाषाएं, और छठी में क्या मिलेगी दोस्तों, आपकी अनुसूचियाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। फिर से देख लीजिए, ताकि आप 2-3 बार देखते हैं तो देखो एक घटना चक्र की दोस्तों मैं एक खास बात कहूँगा, क्या है कि किसी क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उसको भूल जाते हैं, लेकिन घटना चक्र में अगर मान लो कि 2 बार प्रश्न पूछा गया, कि आरओ में भी पूछ लिया, यूपी में भी पूछ लिया, या आपका बिहार पीसीएस में भी पूछ लिया, तो उसको कई बार मतलब वही क्वेश्चन को देता है। हालांकि कई बार ये लगता है कि ये भी तो पढ़ा है, लेकिन दोस्तों जब हम किसी चीज़ को 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंसर्ट कर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इससे बार बार पढ़ना है, तो ये इसीलिए इसे याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो देखेंगे, जैसे हमने इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेते हैं। चौथी सूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। दोस्तों जो छठी है आप देखेंगे, इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन, ठीक है, वो दिया हुआ है। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, AMTM, AMTM कैसे रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। अब ध्यान रखेंगे 5वीं अनुसूची में दोस्तों इन AMTM को छोड़कर अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन है। तो 5वीं क्या हो गया, उसमें भी अनुसूचित क्षेत्रों का ही प्रशासन है दोस्तों, लेकिन एक्सेप्ट AMTM, और छठी में क्या है, AMTM है। तो याद रखना है। 8वें में भाषाएं दे रखी हैं, 9वीं में आपका भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों कानून दे रखा है। ध्यान रखेंगे, आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 10वां प्रश्न देखेंगे, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया है। आपको ये, अब आपको बहुत सारी याद हो चुके होंगे तो आप बड़े आराम से लगा भी लेंगे। तो बताइए भाई 7वीं अनुसूची में क्या है। चलिए पहले देखते हैं 8वीं अनुसूची को लगा लीजिए, तो भाषाएं हो गई। 9वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं में क्या हो जाएगा दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, ठीक जी। 9वीं अनुसूची देखिए, 10वीं में क्या है, दल बदल विरोधी कानून हो जाएगा। और आपका 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या बचा, कुछ विधियाँ, अधिनियमों का विधि मान्यकरण, अर्थात दोस्तों इसमें भूमि सुधार कानून भी दे रखा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 10वां जो होगा इसका जो आंसर बन जाएगा वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा, क्योंकि जो है पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ठीक है, सी का दूसरा, सॉरी। तो आप देख लेंगे ये आपका आंसर होगा सी, आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, 8वीं में भाषाएं हैं, कुछ विधि आप देखेंगे अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं में आपको देख सकते हैं दल बदल विरोधी कानून। इन आप देखेंगे राजीव गांधी के समय में लाया गया था ये 1885 में, ठीक है ना, 1985 में दल बदल विरोधी कानून। इसको कई बार दोस्तों आयाराम गयाराम के नाम से भी जाना जाता है, दल बदल विरोधी कानून कहते हैं इसको। फिर से मैच द फॉलोइंग है, अब इजी होगा ये प्रश्न, आपको लगा देना है। तो देख लीजिए 7वीं अनुसूची बताइए भाई जल्दी से। तो दोस्तों आपका ये सूचियाँ दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची, अर्थात शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, 8वीं अनुसूची भाषाएं दे रखी हैं, और 9वीं में दोस्तों कुछ
अधिनियम का फिर से आ गया है विधिमान्यकरण। इस प्रकार से जो है इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, वो आप एक्सप्लेनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। इस प्रकार से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखेंगे लिखा हुआ है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया। दोस्तों मूलतः संविधान में तो 8ही अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची कब लाएगी, तो दोस्तों 1951 में लाएगी। और 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप देखेंगे नेहरू थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नो डाउट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा सा और चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाएं, कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पता हो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। आप देखेंगे यहाँ पर इसको जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियम और विनियमों का विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक देखेंगे उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध है। अर्थात दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, कोई अधिनियम बनाकर, तो उसका क्या है, आपका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था, ये प्रावधान था। अच्छा, इसमें देखेंगे, इसमें अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से ऐसा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य है तत्कालिक समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए गए कानून वाले को, यानी कि कुल मिला के जमींदारी जो व्यवस्था चल रही थी उसका उन्मूलन करना और भूमि सुधार अधिनियमों को लागू करना। ठीक है, और भूमि सुधार को अगर हम बात करें तो दोस्तों कानून को न्यायालय में चुनौती ना दिए जाए, इस चीज़ को रोकना। ठीक है, इसी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, राज्य में भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर दी गई और उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित अगर मान लीजिए किसी जो भूमि सुधार किए गए थे तो जमींदारी प्रथा जो चली आ रही थी, तो जमींदारों को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा क्योंकि उनकी जो जमींदारी है वो चली जाएगी दोस्तों, ज़मीनें चली जाएंगी। अर्थात वो दोस्तों कोर्ट में केस ना लड़ सकें, तो इसमें इसलिए ये प्रावधान किया गया कि इसका जो भी 9वीं अनुसूची में कानून डाला जाएगा, अधिनियम, उसकी न्यायिक समीक्षा यानी कि कोर्ट नहीं कर सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। हालांकि वर्तमान में कर सकता है दोस्तों, आपको अब इसमें अभी जो ना वर्तमान में 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कब, तो आप केशवानंद जो भारतीय केस आया था उसमें बोल दिया गया कि जो आपका 1973 के बाद जो भी कानून इसमें डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है, बशर्ते, ठीक है, ये इसके बारे में बात किया गया। आगे हम और भी बातें करेंगे इस पर। ये देखेंगे राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो अभी बताया है दोस्तों आपको, 9वीं अनुसूची डाली गई थी, है ना, सेम है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 ध्यान से देखेंगे और जी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दे रखे हैं आपको, बता देना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को संविधान के, ठीक है, की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है जी, पहला बताया गया हुआ। दूसरा है 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून की वैधता को, ठीक है, परिधि जो होती है किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका परीक्षण दोस्तों, परीक्षण नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। अब मैंने बताया ना कि अब इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 1973 के बाद जो भी इसमें कानून डाले गए उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे आप, इसका आंसर केवल एक होगा, दूसरा तो गलत है। और इसकी एक्सप्लेनेशन को केयरफुली आपको पढ़ना है। देखेंगे ज़रा ध्यान से। हाँ, 1 मिनट, ये हो गया। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान लिखा हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद
आप देखेंगे 31 के और अनुच्छेद 31 ख जोड़े गए। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों जोड़े गए थे। संसद द्वारा विधि विशेष यानी कि कोई मान लो कोई भी विधि हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है भूमि सुधार विधियाँ को दोस्तों आपकी 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आयसित था, यानी कि ऐसा किया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ वर्तमान की स्थिति क्या है। 9वीं अनुसूची में लगभग कितने विषय हैं, तो इतनी विधियां हैं, कितनी 282 विधियां। ये भी ध्यान रखेंगे 9वीं अनुसूची में कितने कानून हैं, कितने लॉज हैं। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है जो आपका 31 ख है, ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियम या फिर जो विनियम है को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों, जो यानी फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, प्रदत्त अधिकारों, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। ये क्या करता है, अनुच्छेद आपका ख क्या कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियम और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि भाग 3 के किन्हीं उपबंधों या प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है, यानी कि वो जो आपके फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन कर रहे हैं और लिखा हुआ है उसको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं, इस आधार पर नहीं किया जाएगा। किंतु दोस्तों लिखा हुआ है 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे ध्यान से, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु मामले में निर्णय दिया और स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष में प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो मैं पूरा कर लेता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। देखेंगे इस मामले में क्या निर्णय देते हुए कहा था कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष की प्रविष्टि, यानी कोई विशेष विधि है उसको इसमें डालना है, करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये तो बात ठीक है कि भाई आप 9वीं अनुसूची में, संसद चाहे तो 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून को डाल सकती है, किंतु दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण किंतु लग गया, किंतु न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। सरकार चाहे, संसद चाहे, क्योंकि सरकार पास करेगा, सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट चल रही है कोई भी कानून बनाएगी, वो चाहे तो 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, लेकिन दोस्तों न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा करेगी। ये किस में कहा गया था, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु मामला, और कब आया था दोस्तों, 2007 में। बड़ा ही महत्वपूर्ण। अब देखो यहाँ पर एक और बात लिखा हुआ, न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस के निर्णय के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए प्रावधानों या फिर आप जो है विधानों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक क्लॉज लगा रखा है कि भैया ठीक है की जा सकेगी, ये तो बात ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है की जा सकेगी, इस आधार पर की जा सकेगी। आधार बता रहा है कि वे आपका कहीं ऐसा तो नहीं, आपके आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, और आपका फ्रीडम जो है उसको प्रतिबंध, यानी कि इससे संबंधित जो आपके जो प्रावधान है उनका उल्लंघन कर रहा है या मौलिक ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो दोस्तों उनको न्यायिक समीक्षा की जाएगी। लेकिन अगर नहीं करता है, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है बस केवल, कि अगर सरकार द्वारा बनाया गया कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जाएगी अगर वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 का वॉयलेशन नहीं करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, कोहेलो केस में भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। दोस्तों तो ये तो आपको बताया 9वीं अनुसूची से संबंधित है, अभी हमने इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ा ही है। 16वां देखेंगे, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से 3 विधि, ठीक है, सूचियों का प्रावधान दोस्तों 7वीं अनुसूची में है, तो ध्यान रखेंगे क्या है, शक्तियों का बंटवारा 7वीं में तो है एक। अब इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो भाई इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और अभी वर्तमान में देखेंगे 3 लिस्ट हैं आपको, क्या कौन कौन सी लिस्ट हैं। एक तो आपकी हो गया यूनियन लिस्ट, इसको इस तरफ लिख देते हैं UL, यूनियन लिस्ट, एक आपकी स्टेट लिस्ट, और एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
संघ सूची की बात करें दोस्तों, जो मूल रूप से इसमें 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी वर्तमान में इसमें 98 सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। अच्छा, स्टेट लिस्ट में अगर हम बात करें दोस्तों, 66 इसमें टोटल हुआ करते थे पहले, अब इसमें से कम हुए हैं। ठीक है, कम हुए हैं 59। समवर्ती सूची में दोस्तों 47 हुआ करते थे पहले, अब इसमें भी बढ़ गए हैं 52। एक्चुअली देखो हुआ क्या है, आपको रटना नहीं है, अगर हम ऐसे रटेंगे तो ये बार बार भूल जाएंगे। ध्यान रखना, एक चीज़ को ध्यान रखो कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें से क्या हुआ है कि कुछ विषय सेंट्रल लिस्ट में चले गए हैं, यानी यूनियन लिस्ट में, और कुछ समवर्ती सूची में। तो ऑब्वियस सी बात है कि समवर्ती सूची में भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। इस पर दोनों बना सकती हैं। इस पर केवल राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर इस पर केवल केंद्र सरकार बनाएगी। तो ठीक है, तो यानी कि आपको ध्यान रखेंगे कि संघ सूची में बढ़ी है, यानी कि जो अब विषय, ठीक है, अभी कितने हो गए, 98 हैं। ठीक है, पहले कुछ और भी ज़्यादा थे, 100 भी हो गए थे एक बार, तो आपको यहाँ पे याद रखना अभी 98 है, पहले 7 थे। अब आप देखेंगे 66 राज्य सूची में हैं, इनमें से घटे हैं तो 59 रह गए हैं। 47 इसमें थे दोस्तों, आपके आपके 52 हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ये सारा वही कहानी दे रखा है, हमने ये पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग दे रखा है, आपको बताना है। संघ सूची में दोस्तों बता रखा है कि कितने विषय हैं, तो देखो संघ सूची में, ठीक है भाई, राज्य सूची में दोस्तों ये गलत है, राज्य सूची में तो 66 है। ठीक है, और समवर्ती सूची में 46 है। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका, ACB। ठीक है ना, ACB अर्थात ये हो जाएगा बी ऑप्शन होगा इसका सही। आगे देखेंगे, नेक्स्ट ये दे रखा है, अभी वर्तमान के विषय भी दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन करके। 18वां प्रश्न देखेंगे, संविधान के योजना, जो दोस्तों आर्थिक नियोजन है, ये किस प्रकार का विषय है, आर्थिक नियोजन। तो दोस्तों ये समवर्ती सूची का है, यानी जो योजना आयोग का गठन किया गया भारत में, ठीक है, 1950 में, 1950 में, तो दोस्तों वो एक प्रकार का समवर्ती सूची का विषय था। समवर्ती सूची की जो संख्या है 20, उसमें ये जो है दे रखा है, योजना आयोग का गठन इसी के तहत किया गया था। आर्थिक नियोजन, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है, समवर्ती सूची का विषय है। अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनमें से देखेंगे 20वां प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट करेंगे, पूछा जा सकता है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जानवरों के प्रति आप जो क्रूरता, कई बार उनको मार दिया जाता है, ठीक है, की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये आपका जो है ये समवर्ती सूची में रखा गया है, अर्थात इस पर कानून जो है राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दोनों ही बना सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखेंगे आगे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जानवरों के प्रति जो है क्रूरता की रोकथाम, अर्थात प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। ठीक है ना, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आप देखेंगे प्रविष्ट 17 में ये दिया गया है। आगे देखिएगा 21वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। भाई समवर्ती सूची का मतलब जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों समवर्ती सूची का जो विषय है, आप देख सकते हैं कि इनमें से जो है आपराधिक जो मामले हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्या है आपका समवर्ती सूची का विषय है। जबकि पुलिस जो है दोस्तों वो स्टेट लिस्ट का विषय है। ठीक है, और जो विदेशी मामले हो गया या टेलीविज़न, आप जो रेडियो है, ये सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट का विषय है। ठीक है, तो ये सारे पता होना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, पूछ रहा है बताइएगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मद संविधान और भारत के संविधान की समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में बताना भाई, समवर्ती सूची का मतलब दोनों कानून बना सके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये एक समवर्ती सूची का विषय है प्यारे दोस्तों। जबकि जो आपका लोक व्यवस्था, ये लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, ये दोस्तों ये किसके हैं, ये राज्य सूची के हैं, राज्य सूची के विषय हैं। तो 22 नंबर भी आपका हो गया। 23 नंबर में देखेंगे, आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा गलत है, सही नहीं है ना, ध्यान रखना।
तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपका स्वच्छता राज्य सूची में, बिल्कुल ठीक है। जनगणना दोस्तों केंद्र सूची का विषय है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दोस्तों गलत है, 2 में नहीं है, किस में है, 4 में है, 4 अनुसूची, ठीक है जी। दल बदल 10वीं अनुसूची में, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वही दे रखा है आपका। अगला देखिएगा, 24वां प्रश्न है, कौन सा विषय दोस्तों समवर्ती सूची में है अभी वर्तमान में दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे जो आपका शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल है। पहले ये क्या था, आपको ये बात ध्यान रखना है, पहले ये जो था ये आपका पहले स्टेट लिस्ट का विषय हुआ करता था, अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है। अच्छा, रक्षा जो है वो यूनियन लिस्ट में है और कृषि और पुलिस दोस्तों ये स्टेट लिस्ट में है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगली बार इनको ही लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे आप। 24 था ना, हाँ, तो 24 के बाद यहाँ पर देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा जो कि आरंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 द्वारा। ध्यान रखेंगे 2, ठीक है, किसको जोड़ा गया था? तो आपका देख लीजिए किसको, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, देख सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है सेम, किस संविधान संशोधन द्वारा? हाँ, देखेंगे यहाँ पर वनों को दोस्तों राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 काम किए गए, ध्यान रखेंगे कि स्टेट लिस्ट से निकाले, स्टेट लिस्ट से 2 सब्जेक्ट निकाला है, एक तो शिक्षा और दूसरा वन, ठीक है ना, वन। तो दोस्तों 1 और 2 2 सब्जेक्ट को निकाल कर किस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया था? तो याद रखेंगे आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, अर्थात समवर्ती सूची में। कब किया गया है दोस्तों? तो ये मैंने बताया अभी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया है। कब हुआ है? 1976 में हुआ है, ठीक है जी। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना देंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखेंगे 26 के बाद, नेक्स्ट, ये सब लिखा हुआ है वही। 22 में से बताना है आपको, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो वन दोस्तों समवर्ती सूची का है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जन स्वास्थ्य दोस्तों आप देखेंगे ये राज्य सूची का है। डाकघर बचत दोस्तों संघ सूची का है। शेयर बाजार ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है दोस्तों, शेयर बाजार जो है वो यूनियन लिस्ट का विषय है। शेयर बाजार किसका है? संघ सूची का विषय है। तो ये गलत हो गया, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल को ध्यान रखेंगे, 245 से लेकर 255 तक दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर्स का विभाजन है, ध्यान रखेंगे। आपका प्रश्न नंबर 30 आ गया। नहीं, अभी आपका इस तरफ कुछ प्रश्न रह गए हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखेंगे 28 रह गया है एक, तो 28 में बताना है आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, बताइएगा। केंद्र सूची में कौन सा है दोस्तों? तो संघ सूची का जो विषय है आप देख लीजिए, जनगणना, ठीक है ना। उसके बाद राज्य सूची का बताइए, तो पुलिस व्यवस्था जो बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अपशिष्ट विषय इसका क्या है? जो आपके ना तो केंद्र सूची में है। अपशिष्ट शक्तियाँ किसको बोलते हैं दोस्तों? अपशिष्ट शक्तियाँ जो ना तो केंद्र सूची, ना राज्य सूची, ना समवर्ती सूची में है, उसको। और आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में अपशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं? आर्टिकल 248 में, ठीक है, अपशिष्ट शक्तियों का मेंशन है, तो ध्यान रखेंगे। और समवर्ती सूची में दोस्तों कौन सा विषय है? तो जनसंख्या और परिवार नियोजन इसमें दे रखा है। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर ए ही हो जाएगा। पहले का 3 है, बी का दूसरा है, और सी का चौथा, और डी का दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दे रखा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29, बताइएगा आप क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दोस्तों शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, देखो शिक्षा से जुड़ा हुआ मतलब किस किस में प्रावधान है, ये कहना चाह रहा है।
तो दोस्तों डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्वों में शिक्षा की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल की बात की गई है दोस्तों, आर्टिकल 45 में, 45 में है या नहीं है। ग्रामीण और जो इस शहरी निकाय हैं दोस्तों, इसमें भी किया गया है उनके लिए जो प्रावधान है शैक्षिक, ठीक है। पांचवी जो अनुसूची है उसमें भी है, छठी में भी है, सप्तम में। तो दोस्तों ये सारे में शिक्षा की बात तो की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा है बड़ा ही टफ, शिक्षा की बात कहाँ कहाँ पर है, तो सभी जगह है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना है, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि कुछ में डायरेक्ट प्रावधान दे रखा है, कुछ में इनडायरेक्ट प्रावधान दे रखा है, लेकिन शिक्षा की जो प्रावधान है मोस्टली सभी जगह की गई है। 30वां प्रश्न देखेंगे। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी हुई है। राजीव गांधी के समय में 1985 में जोड़ा गया था, बता दिया है मैंने इसके बारे में। फिर से देखेंगे 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दोस्तों 10वीं दल बदल ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आप देखेंगे, फिर से देखेंगे, लिखा हुआ है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं। अब ये बताना भाई इनमें से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों बैंकिंग है, जनगणना है, बीमा भी है, लेकिन तो दोस्त ये जो है गैस, ठीक है, गैस मतलब नेचुरल गैस, ये आपका नहीं आता है इसमें। देखो दो चीज़ें हैं, जो आपका नेचुरल गैस है इसका अगर मान लो सेलिंग हो रहा है, ठीक है, क्रय विक्रय हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो उसके सेलिंग पर जो टैक्स लगता है, सेलिंग पर विक्रय पर मतलब टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। जबकि नेचुरल गैस का जो उत्पादन शुल्क लगाती है, यानी कि जो तो एक्साइज आप कह सकते हो ड्यूटी, ठीक है, उत्पादन शुल्क जो लगाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैंने बताया, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों ही बातें इसमें आती हैं, लेकिन ये दोस्तों किस में शामिल नहीं है, संघ सूची में शामिल नहीं होगा ये, ठीक है ना। चलेंगे हम आगे देखेंगे। ये लिखा हुआ है सारी बातें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, तो संघ सूची में कौन सा नहीं है दोस्तों, कृषि नहीं है, क्योंकि कृषि तो दोस्तों किसका है, आपका राज्य सूची का है। जबकि रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, और ये विदेशी मामले संघ सूची के मामले हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। अगला देखेंगे, फिर से पूछ रहा है 34 है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में का उल्लेख बताइए। राज्य सूची का विषय कौन सा है, तो दोस्तों जो रेलवे है, देखो ध्यान से सुनेंगे एक बात ध्यान से दोस्तों, जो रेलवे है वो आपका संघ सूची आपका देख सकते हैं संघ सूची में है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो आपका राज्य सूची में शामिल है। ये दोनों को बातों को ध्यान रखना है आपको, कई बार इसको गलत कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा हो गया, विद्युत और वन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा, विद्युत और वन संवर्धित सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस दोस्तों ध्यान रखेंगे किस में है, आपका राज्य सूची में। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञातव्य है कि रेलवे, केवल रेलवे आए तो वो संघ सूची का है, ठीक है। विद्युत का उपयोग विक्रय पर राज्य सूची के में शामिल है, ये बातें कर चुके हैं। आगे देखेंगे कौन सा राज्य सूची में बताना है आपको, अभी बताया रेलवे पुलिस राज्य सूची में आता है। जबकि देखो जनगणना हो गया, निगम कर लगाना, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक जो नियोजन है ये भी संघ सूची का है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, सब लिखा हुआ है। पंचायती राज बताना भाई आपको, पंचायती राज किस सूची में आता है, तो पंचायती राज तो दोस्तों राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची ही से पंचायती राज व्यवस्था को क्या देता है, अधिकार देता है जितने भी हैं। उसके बाद बताना है इनमें से कौन सा भाई 7वीं अनुसूची के यानी किसमें, अनुसूचित थर्ड अर्थात संवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों, दंड प्रक्रिया, ठीक है। दंड प्रक्रिया किस में है, तो ये आपको ध्यान रखना। देखो पुलिस, लोक स्वास्थ्य और कारागार ये राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया आपका क्या है, संवर्ती सूची का विषय है। सारी बातें दे रखी हैं। विवाह विच्छेद, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा गया है। देखो विवाह करना, ठीक है, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची के निम्न में किस में आता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका प्रश्न। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संवर्ती सूची में आते हैं सारे के सारे। विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, तो ये संवर्ती यानी केंद्र सरकार भी इन पर स्टेप ले सकती है और राज्य सरकार भी। नेक्स्ट देखेंगे 39, इस तरफ देखेंगे।
संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में और प्रविष्ट में दोस्तों राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है? ये प्रश्न दोस्तों गलत है एक्चुअली, क्योंकि दोस्तों अनुसूची जो या इसमें ए और आपका जो सी है ये दोनों ही ठीक है क्योंकि पूछ रहा है कि राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर तो आप देखेंगे इसमें अनुसूची फर्स्ट यानी कि संघ सूची में दोस्तों क्या है, तो संघ सूची से संबंधित है पहली तो, और इसकी जो सूची मतलब जो 72 वाला जो विषय है उसमें दे रखा है आपका संसद का निर्वाचन होगा, उसमें सांसदों का, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें दे रखा है, ठीक है जी। अच्छा इसमें देख लीजिए आप, तो आप देखेंगे कि जो सूची सेकंड यानी राज्य सूची होगी और 37 नंबर जो उसका जो सब्जेक्ट है उसमें आप देखेंगे तो प्यारे दोस्तों ये संसद द्वारा बनाई गई विधि के संदर्भ में बात करता है, तो दोनों ही इसमें ठीक होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इसको देख लेना है। खैर हम आगे आएंगे। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार दोस्तों संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो सरकारों को जो शुल्क या कर लगाने का जो अधिकार है संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी आपका किस में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, किसके बाद कौन सा कर लगाएगा, केंद्र सरकार लगाएगी या राज्य सरकार, ठीक है, तो ये भी में आ जाएगा। ये बताना भूमि सुधार कानून दोस्तों बताइए किसके अंतर्गत आता है, तो भूमि सुधार के अंतर्गत पूछा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। भूमि सुधार वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो भूमि सुधार तो दोस्तों राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना, राज्य सूची का विषय है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बताइए तो कौन सी में है, 10वीं अनुसूची में आता है ये, है ना, इसमें तो कुछ बड़ा बात है नहीं। आगे देखेंगे लिखा हुआ, हाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि 10वां मैंने बताया था कि कब जोड़ा गया है इसको, तो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, लेकिन हाँ 10वीं अनुसूची में 19 आप देखेंगे आपका 2003 में 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन किया गया था। देखो पहले क्या था ना, 1/3 अगर लोग जा रहे हैं किसी पार्टी से तो उसको मर्जर माना जाता था, ठीक है, उसको दल बदल में नहीं माना जाता था, लेकिन दोस्तों 91वें संविधान संशोधन में इसको कर दिया गया 2/3, यानी कि दोस्तों अब अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 33 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो क्या माना जाएगा दोस्तों, वो दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन 2/3 जाते हैं यानी 66% जाते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसमें देखो 91वां संविधान संशोधन दोस्तों जो केंद्र और राज्य में जो मंत्री परिषद है उनका आकार भी तय किया गया था, ठीक है, यानी कि कुल सदस्य जो है 10% के आसपास उसका मंत्री बन सकता है, ये वाली बात, 10 नहीं 15% जो भी है, मतलब आकार निर्धारित किया गया था, इसको आप देख लेंगे और आगे भी देखेंगे क्या है इससे जुड़ा हुआ। यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान की किस अनुसूची दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में अभी बताया है। ये फिर से आप देखेंगे, हाँ जी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 44वां प्रश्न दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, ठीक है, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकार और शून्य घोषित कर दिया जाएगा। वो ये कह रहा कि मान लीजिए कि जो जनजाति क्षेत्रों में जो भूमि है अगर वो किसी निजी व्यक्ति को दे दी जा रही है, स्थानांतरित कर दी जा रही है, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये किस में दिया गया दोस्तों, 5वीं अनुसूची से संबंधित है ये, ठीक है, 5वीं और 6ठी सभी में दे रखा क्योंकि अनुसूची का प्रशासन उसी में है, ठीक है। बस अंतर ये है कि 6ठी में AMTM का ही है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। चलिए सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश और इस अन्य राज्य में इसको दिया गया था 97 में, इसकी मतलब आपका ये इससे जुड़ा हुआ निर्णय दिया था। 45वां समय वो देखेंगे, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके परिणाम के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो बताइएगा दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या आ जाएगा देखेंगे, इसमें जनजातीय लोगों की ज़मीनें और गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगाई है। ठीक बात है, जनजातीय लोगों की जो ज़मीन है वो गैर जनजातीय लोगों को नहीं दी जाएगी, ध्यान रखेंगे। फोर्टी 45 के बाद वही लिखा हुआ है, 46 में देखेंगे
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध है? तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें 5वीं अनुसूची में दे रखा है। ठीक है जी, अगला देखेंगे 47। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंधों में निम्नलिखित में से किस लिए है? तो अनुसूचित देखेंगे दोस्तों क्या है इसमें, अनुसूचित जनजातियों के हितों की संरक्षण करने का बात किया गया है इसमें, जनजातियों को। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची दोस्तों निम्नलिखित में से किस में लागू नहीं होती? तो अभी मैंने बताया, एक सूत्र याद रखेंगे, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूछ रहा है किस पर लागू नहीं होती? मणिपुर पर नहीं होती, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर होती है। चलिए आगे देखेंगे। ये पूछ रहा है कि भाई 6ठी अनुसूची पूछ रहा है कि इनमें से किन राज्यों पर लागू होती है? तो बताइए भाई, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, भी हो जाएगा। अगला देखेंगे, पूछ रहा है इनमें से, फिर से पूछ रहा है 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य में लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सब तो दोस्तों केवल त्रिपुरा आ जाएगा, AMTM। ठीक है जी, आगे देखेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बाकायदा ये यूपीएससी का क्वेश्चन, आपका काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएससी भी इसको पूछ सकता है। खैर देखेंगे दोस्तों, और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ेंगे। स्वायत्तता जिला के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन सही है या सही है? प्रत्येक स्वायत्त जिले परिषद में दोस्तों 30 सदस्य होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई स्वायत्त जिला परिषद जो होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य दोस्तों मतदान द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। गलत है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि इसमें एक्चुअली दोस्तों 4 सदस्य, अधिक से अधिक 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जो अन्य हैं उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, यानी कि 26 सदस्य। ठीक है। असम के स्वायत्त जिलों में दोस्तों भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार दोस्तों राज्यपाल के पास है। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर राज्यपाल ही प्रशासित करता है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि बी ठीक है दोस्तों। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कैंसर चल रही है, तो ये सारी बातें इसमें दे रखी है, वही है। ठीक है ना। एक आध प्रश्न और 52 देख लेंगे, क्या है। भारतीय संविधान का देखेंगे 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची तो दोस्तों आपको ग्राम पंचायत से संबंधित है। 1992 में इसको जोड़ा गया था, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, लिखा हुआ है 73वां। अब ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की देखेंगे 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें टोटल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य हो गया, उद्योग, पेयजल हो गया, ठीक है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, जिस पर पंचायत विधि बनाती है दोस्तों। ठीक है, जिन पर जो है पंचायत जो होती है उनको भी कानून बनने का अधिकार होता है। फिर से पूछ रहा है 11वीं अनुसूची में बताइए भाई कितने विषय हैं? अभी बताया, टोटल 29 विषय हैं। अगला देखेंगे इस तरफ, हाँ जी, तो ये हो गया आपका टोटल जो है, हमने इसके बारे में देखा था। ठीक है, और जो अगला जो होगा यहाँ पर देखेंगे उद्देशिका से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनको देखेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी लाभ पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।